नमस्ते बच्चों। आज हम बात कर लेते हैं उन वस्तुओं की जो हमारे पास है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आपने भी अनुभव किया होगा कि कोई भी वस्तु जिसे आप पसंद करते हैं और पाना चाहते हैं, जब तक वह वस्तु हमें मिल नहीं जाती है तब तक हम चैन की सांस नहीं लेते हैं। मन उसकी तरफ बार बार जाता है, अनायास ही उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। वह आंखों के सामने घूमता रहता है और जब वह वस्तु मिल जाती है तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु बच्चों, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। हमारा मन फिर किसी दूसरी, तीसरी, चौथी और न जाने अनगिनत वस्तुओं की तरफ बरबस खींचा चला जाता है। हमारी इच्छाएं संभलने का नाम ही नहीं लेती हैं, चाहे वो सही हो या गलत, बस हमें वो चाहिए होता है। ठीक है। उसी तरह से स्वतंत्रता और आज़ादी के बारे में भी कहा जा सकता है। आप अपने भारत देश का इतिहास जानते हैं कि किस तरह से व्यापार के बहाने आए विदेशियों ने हमारे स्वर्ग जैसे भारत देश पर कुदृष्टि डाली थी। फिर क्या था, धीरे धीरे एक के बाद एक शासक आए और हमारा देश धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। आज भी उन दिनों को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल उठता है। सदियों तक हमारा देश गुलाम बना रहा है और हमारे देशवासियों पर अत्याचार, कुव्यवहार, भेदभाव और उनका शोषण होता रहा। बच्चों, यह वह काल था जब सभी के मन में आज़ादी का भाव जागा था। क्या बच्चे, क्या जवान और बूढ़े, नर नारी सभी उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहते थे और सबके हृदय में एक साथ क्रांति की लहर उमड़ने लगी थी। देश का हर व्यक्ति उस धधकती हुई आग में कूद गया और देश को, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने में जुट गया। मुझे यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता याद आ रही है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी का जिक्र किया है। इस कविता को आप भी सुन चुके हैं और जान चुके हैं। ठीक है, कविता इस प्रकार है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, यह वो दौर था जहां पर नर नारी, बच्चे, बूढ़े क्रांति का नारा लगाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। वहीं पर मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए प्रकृति की हर एक वस्तु भी इसमें शामिल हो गई थी। देश की मिट्टी का कण कण, पेड़ पौधे यानी पूरी प्रकृति ही जैसे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पंक्तियों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि एक छोटा सा फूल भी देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान देना चाहता है। उसने ईश्वर के शीश या चरणों पर नहीं चढ़ना स्वीकार किया, बल्कि देश के वीर जवानों के कदमों में बिछना स्वीकार किया। बच्चों, देश को आज़ाद कराने के लिए सभी बेचैन थे। सभी ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। किसी भी कीमत पर हमें आज़ादी चाहिए थी और अंततः कठिन संघर्षों के बाद देश स्वतंत्र भी हुआ। गुलामी की जंजीरें टूटी भी, लोगों ने आज़ादी का अनुभव भी किया। गुलामी की काली घनी रात का बादल छटे और 15 अगस्त 1947 की सुबह सबने आज़ादी का अनुभव किया। परंतु बाद में क्या हुआ? लोग उन संघर्षों को, उन गुलामी भरे जीवन को धत्ता बताते हुए अपने आप को ही सर्वोपरि मान बैठे और अपनी मनमानी करने लगे। देश तो आज़ाद हो गया, परंतु
हम अभी तक अपने मन से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से और अपनी सोच से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। ऐसे विचारों के साथ आपके लिए 11वीं की यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कविता रखी गई है जिसका नाम है 15 अगस्त। इसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। बच्चों, अब ज़्यादा बात न करते हुए हम अपनी कविता को समझ लेते हैं, ठीक है? उससे पहले हम कवि का परिचय, उनके विचार और उनके कार्यों को देख लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी आपने संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने इत्यादि हैं। काव्य प्रकार, यह गीत विधा है। इसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भाव बोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, यहाँ पर हम काव्य परिचय को भी देख लेते हैं, ठीक है? प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने कवि के विचारों को देख लिया है। आगे उनके और अधिक विचारों को देखने के लिए अपने काव्य को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों? 15 अगस्त कविता गीत विधा में है। वैसे मुझे गाना तो नहीं आता है, परंतु यह कविता गीत विधा में है तो मैं गाने का प्रयत्न कर रही हूँ, ठीक है? आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना,
पहरुए सावधान रहना। बच्चों, अब हम अपने दूसरे अनुच्छेद को भी गा लेते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। अपने तीसरे काव्य पंक्ति को भी देख लेते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है। शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज आज़ादी की रात है। सदियों से हम इस आज़ादी का इंतजार कर रहे थे। कितने संघर्षों के बाद आज हमें आज़ादी मिली है। कवि अपने देश के हर एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण जनता हो, सैनिक हो या इस देश के कर्णधार हो, उन सभी को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश के द्वार यानी सीमाएं अभी भी खुली हुई हैं और दुश्मन के आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर कवि ने संकेत किया है कि सीमा पर तो देश के जवान दिन रात तैनात हैं, परंतु हमारे देश के अंदर के समाज को तो हमें ही संभालना होगा, अतः हमें भी सावधान रहना होगा। ठीक है, इसलिए कवि सावधानी की बात कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि हम सभी को उस दीपक के समान रहना है या बनना है जो कितने भी आंधी आए, तूफान आए, वह अपनी ज्योति को, अपनी लौ को बुझने नहीं देता है और अडिग और अचल तटस्थ भाव से जलता रहता है। हमें भी अपने देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमेशा सजग, सतर्क और तत्पर रहना है। बच्चों, अगली पंक्तियों को भी यहाँ पर हम देखेंगे। उन पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने कहा है कि बहुत ही कठिनाइयों के बाद हमें ये आज़ादी देखने को मिली है। हम सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए अनेकों नेक लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया, कितने कष्ट उठाए और कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी। इतनी मुश्किलों से जब हमें आज़ादी मिल गई है तो इस आज़ादी को कवि स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता को संभाल कर रखने की बात कहते हैं, क्योंकि यह तो अभी शुरुआत ही है, यह तो प्रथम चरण है। हमें तो अभी बहुत आगे तक जाना है, अर्थात हमारी मंजिल अभी दूर है, उसे तय करना है। श्री रामचंद्र जी ने भी यही कहा है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यह पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत कविता में से ली गई है।
यानी अपनी इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाना है। स्वर्ग में सुख सुविधाएं, खुशियां इत्यादि रहती हैं, ठीक वैसा ही हमें स्वर्ग इस धरती पर ही लाना है। और यह सब तो हमारे आपसी मेल जोल से, भाईचारे के भाव से ही हो सकता है। अर्थात हमारी मंजिल अभी दूर है, उसे तय करना है, परंतु अभी तो हमारे समाज में भेदभाव है, वर्ग भेद है, अर्थात एक दूसरे से हम बहुत दूर हैं। बच्चों, यह सभी बातें आज़ादी के समय की है, परंतु आज भी हम संगठित नहीं हो पाए हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी के पहले वाली काली छाया फिर से हमारे देश पर मंडरा रही है। युग के पतवार यानी देश के कर्णधारों से कवि कहते हैं कि कितने ही आंधी तूफान क्यों न आए, कितने भी कष्ट क्यों न झेलने पड़े, विषम परिस्थितियां ही क्यों न आए, तुम इस देश को दुख रूपी समुद्र लहरों से निकाल लेना। अतः कवि देश के पहरुए, देश के रक्षक को सावधान रहने के लिए कहते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इस सागर रूपी संसार को चलाने वाले देश के कर्णधार से कवि सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में पहले जो असमानताएं थी, जो दूरियां थी, वो आज सब टूट चुकी हैं। युग बंदिनी हवाएं से तात्पर्य यही है कि जब सभी देशवासी गुलामी का जीवन बिता रहे थे, तब उनको अपने मन की बात कहने की इजाजत नहीं थी। उनको चुपचाप तरह तरह के अन्याय को सहना पड़ता था। वे अपने विचार, अपनी सोच और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते थे, उस पर पाबंदी थी। परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वो सब दूरियां टूट चुकी हैं। चारों तरफ से हर एक दिशा में सभी के लिए समान अधिकारों की बात हो रही है, समान अधिकार मिल रहे हैं। आज हर कोई तरक्की, प्रगति कर रहा है। असमानता के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। सबके लिए एक नया रास्ता खुला पड़ा हुआ है। सदियों पुरानी दबी कुचली मान्यताओं को सभी लोग तोड़ देना चाहते हैं और टूटी भी हैं। बच्चों, स्वतंत्रता के पहले हमारे सामने कई सीमाएं थीं, उन सीमाओं में बंधे रहना पड़ता था, परंतु आज वे सभी सीमाएं हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हैं। उन सभी सीमाओं को हर एक व्यक्ति तोड़ देने को आतुर है, तोड़ देना चाहता है और आगे बढ़ जाना चाहता है। तो बच्चों, कवि पुरानी प्रतिमाओं की भी बात करते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में पुरानी मान्यताएं जो सदियों से चली आ रही हैं, प्राचीन काल की वे मान्यताएं अब टूट रही हैं। परंतु उन मान्यताओं के टूटने से कुछ वर्ग नाराज भी होते हैं, कुछ लोग नाराज भी होते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। ये हमें दिखाई देता है। अतः कवि देश की रक्षा के लिए देश को चलाने वाले कर्णधारों से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी बुद्धि और विवेक से इन परिस्थितियों को संभालें। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि देश को तरक्की, प्रगति की तरफ ले जाने की बजाय कुछ लोग उसमें विघ्न और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाना है, अर्थात समाज को बचाना है। देश की बागडोर संभालने वाले कर्णधार ही कुछ कर सकते हैं। यह उनका कर्तव्य है और वे बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, ऐसा कवि सोचते हैं और उम्मीद करते हैं। ठीक है। और यह भी सच है कि सभी समस्याओं को परे हटाते हुए हमारा देश प्रकाशमान बना हुआ है और उसकी चमक बरकरार बनी रहेगी और बनी हुई है। अतः कवि कहते हैं, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, और हमारे देशवासी उस चंद्रमा की चमक की तरह हमेशा चमकते रहें। ठीक है बच्चों, तो हम अपने अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी। बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो आज़ादी मिलने की खुशी व्यक्त कर रहे हैं और आज़ादी की मशाल अपने आप ऊंची हो गई है, यानी हमने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया तो हमारा सिर ऊंचा हो गया है।
परंतु आज़ादी मिलने के बाद का सफ़र या रास्ता आसान नहीं है। वो अत्यंत कठिन है, अत्यंत विकट समस्याओं का सामना करना है। इस बात से कवि सावधान कर रहे हैं क्योंकि शत्रु तो चला गया है, हम आज़ाद हो गए हैं, फिर भी उसकी परछाई कहीं न कहीं हमारे देश पर अब भी मंडरा रही है। अर्थात अब शत्रु या दुश्मन कोई बाहरी नहीं होगा, वह हमारे अपने ही होंगे। यही कारण है कि हमारा समाज आज भी शोषण से पीड़ित है, दुखी है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है, शोषण से मृत समाज कमजोर हमारा घर है। अर्थात अपने ही लोग समाज के, देश के शत्रु बनकर सामने आएंगे। बच्चों, परिस्थितियां हमारे सामने ही है कि कुछ समाज विरोधी ऐसे तत्व हैं जो तरह तरह की समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। व्यवस्था को तोड़ने की हर संभव कोशिश की जाती है, अव्यवस्थाओं को समाज में फैलाना चाहते हैं। बच्चों, कवि को इन सभी बातों की चिंता है, अतः वे देश के कर्णधार, देश की नैया को पार लगाने वाले उन महानुभावों से कह रहे हैं कि वे सावधान रहें। ऐसी चीजें देश में घटित होती रहेंगी, परंतु उन्हें सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ उनका सामना करते हुए उन्हें दूर करना है। बच्चों, यह सब तो होता ही रहेगा, सिर्फ हमें सावधान रहना है। हमारा घर कमजोर यानी हमारा समाज और हमारा देश शोषण का शिकार हो चुका है, परंतु कवि का मानना है कि यहाँ पर कितनी ही विषमताएं क्यों न आ जाएं, कवि ना उम्मीद नहीं है। वे कहते हैं कि नई जिंदगी की शुरुआत भी हो रही है, अर्थात यही एक विश्वास अजर और अमर है। कवि कहते हैं, लाखों कठिनाइयां हमारे सामने आए, चाहे वो शोषण का हो, आर्थिक रूप से कमजोर होने का हो, कवि को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सभी देशवासी के मन में एक सकारात्मक सोच जरूर आएगी और वे अपने जीवन को सुख और सुविधाओं से भर देंगे, यानी अपने जीवन में समृद्धि जरूर लाएंगे। आज़ादी मिलने के बाद का जोश सभी में जस का तस बना रहे, हमारा जोश कभी भी कम न हो, ऐसा हमें कुछ करना होगा। अतः देश के दुश्मनों से सावधान रहना होगा, देश को चलाने वाले से कवि ने इस कविता के माध्यम से सावधान रहने के लिए कहा है। ठीक है बच्चों, तो गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा इस कविता को सुनने और समझने के बाद आज आज़ादी के मायने बदले हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि कवि देश के कर्णधारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधानी पूर्वक इस देश के आत्मगौरव को बचाए रखें, क्योंकि हम सभी को आज़ादी तो मिली है, परंतु उसके अर्थ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की आज़ादी है, और इसे हम सभी को समझना होगा कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक समान हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने में लग जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमसे बड़ा, हमसे महान और कोई है ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि आज हमारा देश गुलामी की जंजीरों में नहीं, बल्कि इंसान इंसान के बीच की नफरत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमने अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर अहंकारों का ताला लगा दिया है और उसकी चाबी को अंधेरी कोठरी में फेंक दिया है। घट घट में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। बच्चों, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, उसी दिन ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाएगा। ठीक है, तब तक हम अपने देश की विषमताओं और असमानताओं को दूर करने की कोशिश करें, और यह काम हम सभी को मिलकर करना है, खासकर हमारे युवा वर्ग को, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें ही देश की बागडोर संभालनी है। अतः उनके हृदय में देशभक्ति की लहर जागनी चाहिए और समाज के प्रति तटस्थ भी रहना चाहिए। ठीक है, और इस बात पर विश्वास करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है
कि मेरी आस्था, मेरा विश्वास नई पीढ़ी के नव युवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। आगे उन्होंने कहा है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमसे बहुत सारी चीज़ों का सकारात्मक पहलू को हमने देखा है और आने वाले पाठों में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस काव्य के कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और अपने स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। आकलन, कृति क्रमांक 1 का अ, संकल्पना स्पष्ट कीजिए। पहला, नए स्वर्ग का प्रथम चरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संकल्पना यह है कि कवि अपने देश की आज़ादी को स्वर्ग के साथ तुलना कर रहे हैं। स्वर्ग वो होता है जहाँ पर सब सुख सुविधाएं हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख तकलीफ न हो। अब कवि हमें बता रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता का यह तो शुरुआती काल है और हमें इस स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान बनाना है। यह धरती स्वर्ग के समान तभी हो सकती है जब हम आपस में मेल जोल और भाईचारे का भाव रखेंगे। ठीक है। दूसरा, विषम श्रृंखलाएं। इसकी संकल्पना यह है कि जब हम गुलाम थे तब हमारा समाज अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा जाति पाति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पूरे देश में असमानता ही असमानताएं थी, परंतु देश की आज़ादी के बाद वे सभी बेड़ियां टूट गई हैं। सब आज़ाद हो गए हैं और सबको समान अधिकार मिल रहा है। तो चलिए तीसरी संकल्पना को भी देख लेते हैं। तीसरी संकल्पना यह है कि युग वंदिनी हवाएं। बच्चों, आपको पता ही है कि गुलामी के समय देशवासियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती थी। लोग अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं पाते थे। उनको हर तरह के अन्याय को बर्दाश्त करना पड़ता था। फिर भी आज़ादी के लिए विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वे लोग अपने विचारों को भी व्यक्त नहीं कर पाते थे, अतः गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कृति क्रमांक 1 का आ लिखिए। समाज की वर्तमान स्थिति। पहला, शोषित। दूसरा, मृत प्राय। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो काव्य सौंदर्य को देखेंगे। कृति क्रमांक 2, आशय लिखिए। अ, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। बच्चों, यहाँ पर हम अपनी कविता को पढ़ते समय इसके भावार्थ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लिख पाएंगे। ठीक है, कृति क्रमांक 2 का आ, युग वंदिनी हवाएं। ठीक है, युग वंदिनी हवाएं प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। बच्चों, यहाँ पर ये 4-5 लाइनों के बारे में ही आपको लिखना है और हम लोगों ने अपने इस कविता के भावार्थ को भी समझ लिया है, जान लिया है। कृति क्रमांक 3 का अ, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य। इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर अपना मत यानी आपको अपने विचार ही स्पष्ट करने हैं। देश की रक्षा के बारे में हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, कौन सी जिम्मेदारी होती है, हम उसे कैसे निभाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी हैं। ठीक है, कृति क्रमांक 3 का आ, देश के विकास में युवकों का योगदान। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप इस पर भी अपने विचारों को लिख पाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि देश के जो युवक हैं वही
ताकतवर हैं, उनमें श्रम शक्ति ज़्यादा है और वो सक्षम भी हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में उनका योगदान होना ही चाहिए, क्योंकि वे हमारे देश के भावी पीढ़ी हैं और वो अपनी श्रम शक्ति के माध्यम से इस देश को आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपने विचार, अपने मतों के हिसाब से लिखेंगे और लिख पाएंगे। ठीक है, रसास्वादन। बच्चों, इस कविता का रसास्वादन करना है। कृति क्रमांक 4 को देख लेते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर रसास्वादन में काव्य की बात करनी है। ठीक है, तो ये गीत जो है इसे आप अच्छी तरह से उसको लिख पाएंगे, विचार वहाँ पर व्यक्त कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप भी देश और समाज के प्रति सतर्कता बरतेंगे। ठीक है, अब तो आज हम अपनी इस वीडियो कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नए पाठ या नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।